वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। मैं बेसिस और डिमेंशन करवा रहा हूं, पार्ट नंबर 11 शुरू करवा रहा हूं। 10 तक मैं करवा चुका हूं और 10th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर मैंने एक्सटेंडेड थ्योरम करवाई है। लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस, उसी के बेस पे अब थ्योरम आएगी, वो रिजल्ट एज ए रिजल्ट यूज होएगा। तो थ्योरम नंबर 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम आपको बोल रही है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, टू पार्ट्स में प्रूव करना है। पहले डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू लेस देन डायमेंशन ऑफ वी, फिर फर्दर पार्ट है। तो फर्स्टली प्रूव ये आपने प्रूव करना है। फर्स्टली प्रूव आपने प्रूव करके दिखाना है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। सिंस कहानी में गिवन क्या है, सिंस कहानी में गिवन है V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो से कर लो, कुछ भी कर सकते हो। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है, इसको n सपोज कर लिया, आपने नहीं करना ना करो, मैंने n सपोज कर लिया। एंड W क्या है, सबसेट है V का, विच इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ W भी कोई ना कोई होएगी, इसको P सपोज कर लो। तो एक्चुअली में दैट इज सफिशिएंट टू प्रूव, दैट इज सफिशिएंट टू प्रूव। ये लाइन लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी ना लिखो। इसको मैंने P मान लिया, इसकी डिमेंशन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W, डिमेंशन V मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन V। स्टूडेंट्स मैं जितनी भी वेक्टर स्पेस करवा रहा हूं, ये सारी आपस में लिंकअप करवा रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो आपके लिए। P आपको इजीली समझ आना शुरू हो जाए। ये लेस देन इक्वल टू n करना है, तो लेट बस लेट बी W1 W2 अप टू सोन WP, क्योंकि इसके अंदर कितनी एलिमेंट है P, बी आ बेसिस ऑफ W, बी ए बेसिस ऑफ W। बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और लीनियर स्पैन होता है। मेरे को सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ W। बट W क्या है, सबसेट है V का, तो मैं इसको लिख सकता हूं B इज लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ V। अगर ये V का लीनियर इंडिपेंडेंट है, B कोई भी बेसिस ली थी लीनियर इंडिपेंडेंट है, बाय एक्सटेंशन थ्योरम, हमें एक्सटेंशन थ्योरम बोलती है, बाय एक्सटेंशन थ्योरम, या लिखनी है लिख लो सारी थ्योरम। एवरी लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस, कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस। मतलब कि एक्सटेंशन थ्योरम बोलती है, ये मैं आपको करवा चुका हूं कि एक बेसिस बनाएगी, दैट इज देयर एग्जिस्ट, दैट इज देयर एग्जिस्ट बेसिस S of V such that B सबसेट होएगा S का। तो जब हम एक्सटेंशन थ्योरम में क्या करते हैं, जब एक्सटेंड करेंगे तो वो ज्यादा सारी बेसिस डायमेंशन ज्यादा होएगी, तो S B सबसेट ऑफ S होएगा। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, B सबसेट ऑफ S का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in B is less than equal to number of elements in S। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के अंदर कितने एलिमेंट्स लिए मैंने P, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, क्योंकि एक्सटेंड की है, बेसिस बनाई है, वो किसकी बनी है, V की बनी है, तो कितने एलिमेंट थे N, मैं N लेके चला था। तो इसको क्या लिखा मैंने, डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं V इक्वल टू W इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। ये आपने प्रूव करना है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले ये लेके चलते हैं और ये प्रूव करना है। नाउ V इक्वल टू W, अगर V W के इक्वल है, विच इंप्लाइज W इज ए सबस्पेस,
एंड W इज सब स्पेस ऑफ V, V का है। अब W और V आपस में इक्वल है, W की जगह V कर दो, V की जगह W कर दो, तो लिख सकता हूं देयरफॉर V इज आल्सो सब स्पेस ऑफ W, क्योंकि दोनों मैं आपस में इक्वल लेके चला हूं। अगर कोई सब स्पेस होता है तो मैंने प्रूव किया डायमेंशन ऑफ W लेस देन डायमेंशन ऑफ V है। अगर ये सब स्पेस है तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अगर V सब स्पेस हो जाए इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ V इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। तो इन दोनों रिजल्ट से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, विच इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। W V से लेस है, V W से लेस है, कंबाइंड करके मैं लिख सकता हूं, यही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट के कन्वर्सली पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और यही टीचर चेक करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, लेट करके चलता हूं, डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ W के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, V और W आपस में इक्वल है। अगर इनकी डायमेंशन इक्वल है तो जहां डायमेंशन वर्ड आता है गिवन होता है वहां बेसिस लेके चलते हैं। आप देख सकते हो यहां डायमेंशन था तो मैंने बेसिस लेके चला। जहां एक रिमार्क याद रखना, जहां डायमेंशन मैं यूज करूंगा, डायमेंशन किसकी होती है, डायमेंशन के लिए ऑलवेज यूज बेसिस, ऑलवेज यूज बेसिस। मैं एक बेसिस लूंगा, उस बेसिस के एलिमेंट्स को काउंट करूंगा तभी तो डायमेंशन बनेगा। तो डायमेंशन का मतलब है कि बेसिस तो लेके ही चलना है। तो मैं क्या यहां ले सकता हूं, अब बड़े आराम से ले सकता हूं मैं यहां बेसिस एक। आप इसको राइट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो मैं क्या करता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं लेट, मैं यहां B, चलो यहीं से फिर से शुरू कर देते हैं B, क्योंकि सेकंड पार्ट है। B इज इक्वल टू U1 U2, क्योंकि W मैं ले चुका हूं, अप टू सोन UN, B ए बेसिस ऑफ W मैं लिख सकता हूं ये। अगर ये B बेसिस है W की, इसका मतलब क्या होएगा, जो B इज लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ W एंड LB इज इक्वल टू W। ये कंडीशन डेफिनेशन ऑफ बेसिस लगाई है, डेफिनेशन ऑफ बेसिस। मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट का जवाब दूं। स्टूडेंट्स, आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा थ्योरम्स को सोल्व करने के लिए। जैसे अगर आपको पता है मोबाइल में ज़्यादा स्पेस भर जाए तो हम क्या करते हैं, वो हैंग होना शुरू हो जाता है। वैसे ही दिमाग में जब हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे तो वो समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करते हैं कि एक दिन में एक वीडियो देखो, अगर आपको पहले से की हुई है तब आप थोरोली ज़्यादा तेजी से कर सकते हो। तो B इज लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ W एंड LB इज इक्वल टू W। अगर LB W के इक्वल है, अगर B लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ W है, विच इंप्लाइज B इज लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ V। क्यों, बिकॉज W इज ए सबसेट ऑफ V। अगर ये W का था तो V का भी होएगा ही होएगा, विच इंप्लाइज B इज लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट, लिखा नहीं, यहां लिख लो आप, सबसेट ऑफ W, लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, ये V का सबसेट है। विच इंप्लाइज B इज लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। क्योंकि ये तो आपस में इक्वल दे ही रखा था, जो इसके एलिमेंट्स है वो इसके एलिमेंट्स भी होंगे V। अगर किसी को कंफ्यूजन है, इसको n लेके चल पड़ो तो यहाँ पे n आ जाएगी, और तो कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, विच इंप्लाइज B इज बेसिस ऑफ V। अगर B की बेसिस है, देयरफॉर डेफिनेशन क्या होगी, LB किसके इक्वल होएगा, V के। बट LB किसके इक्वल है, W के। तो मैं LB की जगह लिख सकता हूं W, बिकॉज LB किसके इक्वल दे रखे हैं, W के इक्वल दे रखे हैं। यही तो प्रूव करना था, V और W आपस में इक्वल है, हैंस प्रूव। बड़े आराम से थ्योरम होगी, बिल्कुल भी टफ नहीं थी। आप देख सकते हो, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, सेकंड पार्ट लिया। लीनियर बेसिस की, सिर्फ बेसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बार बार मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं सारी की सारी।
थ्योरम नंबर 17 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर्स में आई हुई है ये थ्योरम आपको स्टूडेंट्स। डायमेंशन ऑफ u1 प्लस u2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u1 प्लस डायमेंशन ऑफ u2 माइनस डायमेंशन ऑफ u1 इंटरसेक्शन u2। कई बुक्स में w1 w2 से दे रखी होती है, एक ही बात है, मैं u से करवा देता हूं। लेट सबसे पहले जहां डायमेंशन वर्ड आएगा वहां बेसिस लेके चलना पड़ेगा। लेट b इज इक्वल टू कोई भी नाम दे दो, w1 w2 अप टू सोन wr, be the basis of u1 इंटरसेक्शन u2। इसके टोटल कितनी डायमेंशन के एलिमेंट्स लिए r, एंड डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या है, u1 इंटरसेक्शन u2 इज इक्वल टू r। ऐसे करो, इंटरसेक्शन है, इसकी बेसिस का नाम b1 दे दो। आपने सोचना कि सर आपने u1 इंटरसेक्शन u2 की डायमेंशन बेसिस लेके चल रहे हो, u1 और u2 की लेके क्यों नहीं चल रही? स्टूडेंट्स u1 इंटरसेक्शन u2 इन सारों से छोटी होती है, तो सबसे पहले हम छोटी बेसिस लेके चल रही है। एक तो ये रीजन है इसके पीछे, यहां बेसिस वर्ड दे रखा है, मैं लेके चला हूं, इसका मतलब क्या हो गया, जो b1 है, b1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली बेसिस है तो लीनियर स्पैन भी होएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होएगा। तो लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट किसका, u1 इंटरसेक्शन u2 का। बट आपको पता है इंटरसेक्शन हमेशा अपने सेट से छोटी होती है, सिंगल सेट से, चाहे u1 लिख लो चाहे u2 लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, b1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट किसका, इसकी जगह लिख सकते हैं u1 का एंड u2 का। जब छोटे सेट के अंदर कोई चीज है तो बड़े सेट के अंदर तो ऑटोमेटिकली होएगी, ये दोनों के अंदर होएगी। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो हमारे पास थ्योरम क्या बोलती है, एक्सटेंशन थ्योरम क्या बोलती है, बाय एक्सटेंशन थ्योरम। बाय एक्सटेंशन थ्योरम मैं आपको करवा चुका हूं, बाय एक्सटेंशन थ्योरम b1 कैन बी एक्सटेंडेड, b1 कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस, टू फॉर्म ए बेसिस। किसकी बेसिस होएगी, u1 की होएगी और u2 की होएगी। u1 की बेसिस का नाम b2 ले लेता हूं, u2 की बेसिस का नाम b3 ले लेता हूं। मैंने इस करके इसका नाम b1 ले लिया था। इसकी बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स होएंगे, टोटल हमने एलिमेंट्स लिखने हैं w1 w2, क्योंकि ये इसके अंदर से ही आई है ना बेसिस, अप टू सोन wr। इसकी बेसिस में n ले लेता हूं, u1 u2 अप टू सोन, r पहले है तो un माइनस r। इसकी बेसिस क्या होगी, w1 w2, इसकी बेसिस भी r तक है, इसको v से डिनोट कर देता हूं, v1 v2, ऑटोमेटिकली vm माइनस r। b2 be the basis of u1 and u2। मैं लिख सकता हूं एंड डायमेंशन ऑफ किसकी, u1 की डायमेंशन, इसकी मैं क्या लिख सकता हूं, u1 की डायमेंशन में n एलिमेंट्स लिए और डायमेंशन ऑफ u2 इसके अंदर मैंने m एलिमेंट्स लिए। तो इसके r एलिमेंट ये n माइनस आर, टोटल करोगे तो n एलिमेंट्स n माइनस आर प्लस r, n एलिमेंट्स। इसके अंदर मैंने m एलिमेंट्स ले लिए, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में था दोनों की, इसलिए दोनों के अंदर ये आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, कंसीडर कर लिया मैंने क्वेश्चन की अकॉर्डिंग, एक सेट मान लिया S जो क्या है b2 यूनियन b3। मैंने इन दोनों को कंबाइंड कर लिया, इनकी बेसिस में जब मैं यूनियन करूंगा तो w1 w2 से लेके wr आएगा, फिर u1 u2 से लेके un माइनस r आएगा, फिर v1 v2 से लेके vm माइनस r आएगा। तो अब हम प्रूव करना है, टू प्रूव करना है S इज अ बेसिस ऑफ u1 प्लस u2।
u1 प्लस u2। आप देख चुके हो कि आपके पास एक u1 था, इसकी डिमेंशन ले चुके हो, u2 की ले चुके हो, u1 इंटरसेक्शन u2 की ले चुके हो। स्टेटमेंट में u1 प्लस u2 रह गया था। तो मैं ये तो आप ले चुके हो क्योंकि इनकी डिमेंशन ली है, तो ये बेसिस तो बना रहा है। हमने इसको प्रूव कर देना कि ये बेसिस है। अगर ये बेसिस बन जाती है तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। मैंने b2 b3 को ही क्यों कंबाइन किया, क्योंकि b2 किसके साथ है, u1 के साथ है, b3 किसके साथ है, u2 के साथ है। तो ये बेसिस कैसे प्रूव होएगा, टू पार्ट्स में करना पड़ेगा। एक तो लीनियर स्पैन इसका u1 प्लस u2 के साथ आएगा, और u1 प्लस u2 क्या होएगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना पड़ेगा। ये चीज प्रूव करना है। चलो पहले ये प्रूव करते हैं। फर्स्टली प्रूफ, मैं फिर बता दूं, मैंने इसको कंबाइंड इसलिए किया क्योंकि स्टेटमेंट में u1 प्लस u2 का है। तो u1 प्लस u2 कैसे होएगा, पहले u1 होएगा फिर u2 होएगा, इन दोनों को कंबाइंड करके अब मैंने u1 प्लस u2 बना दिया। पर अब ये क्या प्रूव करना पड़ेगा, बेसिस प्रूव करोगे तभी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने इसको बेसिस प्रूव करने के लिए टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। फर्स्टली प्रूफ ls इज इक्वल टू u1 प्लस u2। ये कैसे प्रूव होएगा, टू पार्ट्स में। एक तो ls सबसेट होना चाहिए u1 प्लस u2 का, एक u1 प्लस u2 सबसेट होना चाहिए ls का। यही प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए नाउ पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं इसका। नाउ फर्स्टली प्रूफ, फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है। ये दोनों प्रूव करते सारी अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, बेसिस बन जाएगी। फिर तो हम डायमेंशन निकाल ही सकते हैं उसकी, क्योंकि हमने इसको कंबाइंड किया ना। इसके अंदर हमने जब बेसिस ली तो उसकी डायमेंशन लिख दी, बेसिस ली तो डायमेंशन लिख दी, बेसिस ली तो डायमेंशन लिख दी। अब स्टेटमेंट में वो कह रहा है u1 एंड u2 आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये प्रूफ करने के लिए b2 है जो सबसेट है, किसका b2 सबसेट है, b2 सबसेट है u1 का, बेसिस है ना इसकी u1 की। और b3 भी क्या है, सबसेट है, b3 भी क्या है, सबसेट है u2 का, क्योंकि ये इसकी बेसिस है। आपको पता है एक चीज हमेशा दो चीजों का सबसेट होती है, अंडरस्टूड है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, सबसेट ऑफ u1 प्लस u2। इसको भी लिख सकता हूँ सबसेट ऑफ u1 प्लस u2। u1 प्लस u2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें u1 प्लस u2 चाहिए, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, b1 इसका भी सबसेट है, b2 इसका भी सबसेट है। तो मैं लिख सकता हूँ b2 सबसेट है u1 प्लस u2 का, b3 सबसेट है u1 प्लस u2 का। तो हमें यूनियन कहा है, b2 यूनियन b3 सबसेट होएगा u1 प्लस u2 का। ये किसके इक्वल दे रखे हैं, ये हमारे पास s के इक्वल दे रखे हैं। तो अब यहां तक राइट डाउन करो, फिर मैं आगे करता हूं। आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन कर सकते हो, बहुत आराम से। थ्योरम बहुत आराम से चल रही है, कोई टफ काम नहीं है, बिल्कुल कूल माइंड से थ्योरम हो रही है, बिल्कुल कूल माइंड से। मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो आपके पास क्या आ गया, अब S सबसेट किसका है, u1 प्लस u2 का। मैं ये कई बार बता चुका हूं कि अगर कोई सबसेट है तो उसका लीनियर स्पैन भी सबसेट होता ही होता है, हम कई बार कर चुके हैं। तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। इक्वल टू पाना इक्वल टू पा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड है। क्योंकि यहां मैंने इक्वल टू लिख दिया, नहीं लिखना हो तो ना लिखो इक्वल टू। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब ये पार्ट कैसे प्रूव होएगा, इसमें से कोई चीज लेके चले गए और वो ls को बिलोंग करवानी है। लेट y बिलोंग करता है u1 प्लस u2 को। तो मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 वेयर y1 किसको बिलोंग करेगा, u1 को लिख लो, और y2 किसको बिलोंग करेगा, u2 को लिख लो। पहले वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ। सिंस आपके पास गिवन है, अब तो खत्म हो गया ये पार्ट, इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, y1 किसको बिलोंग करेगा, lb2। इसकी बेसिस का नाम मैंने क्या लिया, b2। क्यों, बिकॉज u1 इज अ बेसिस, b2 इज अ बेसिस ऑफ u1, b2 is a basis of u1। अगर ये इसकी बेसिस है तो लीनियर स्पैन भी होएगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं विच इंप्लाइज y1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ b2। तो अब इतना बड़ा एक्सपैंड करके कौन लिखेगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू, एक इसके अंदर क्या था, w वाली चीज थी, आप देख सकते हो।
एक इसके अंदर u1 वाली चीज थी, तो मैं इसको समेशन में लिख देता हूँ। कौन इतनी बड़ी, अल्फा 1 W1, अल्फा 2 W2, कौन लिखेगा, अल्फा की जगह a लिखते हैं, a t w t में ले लो, t की वैल्यू क्या ले लो, 1 से लेके r तक ले लो, और a लिए फिर या b ले लो। दूसरे में क्या है, दूसरे में हमारे पास n एलिमेंट्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ t है तो p ले लो, p की वैल्यू 1 से लेके, p की वैल्यू 1 से लेके n माइनस r तक, b p u p, वेयर a t और b p आर स्केलर्स कॉन्स्टेंट्स। मैंने सिर्फ ये डेफिनेशन लिखी है। जिसको ये प्रॉब्लम है a1 w1 प्लस a2 w2 लिख के फिर इसके साथ सारा लिख लो, फिर इन दोनों का b2 के साथ लिख लेंगे। मैंने समेशन सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि इतनी बड़ी चीज मुझे ना लिखनी पड़े, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। एंड y2 किसको बिलोंग करता है, u2 को करता है, तो y2 किसको बिलोंग करेगा, lb3 को करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं y2 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ B3। अगर ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के एलिमेंट्स हैं तो y2 किसके इक्वल आएगा, तो यहां मैं कोई एक नया नाम ले लेता हूं, CTWT, कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, ये तो R तक है। अब B3 के एलिमेंट्स देखो ये ही आएगा, या P लिया था यहाँ Q ले लो, 1 से लेके M माइनस R, या C ले चुका हूं यहाँ D, DQ VQ, वेयर CT एंड DQ आर स्केलर। समेशन में मैंने इसलिए लिया ताकि समझना आसान हो जाए। अब स्टेटमेंट में y1 की वैल्यू भी है, y2 की वैल्यू भी है, y क्या, y1 प्लस y2। क्या मैं इसको इजीली लिख सकता हूं, अब मैं बहुत आराम से क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये चीज, ये थोड़ा सा रब कर देता हूं, सारा नहीं कर रहा ताकि मुझे समझाना आसान रहे। तो मैं इनको प्लस कर देता हूं। सो y किसके इक्वल है, y गिवन है y1 प्लस y2, इन दोनों की वैल्यूज पुटिंग कर दो, y1 और y2 की वैल्यूज पुटिंग करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, ये t वाली चीज तो कंबाइंड हो जाएगी। मैं एक में लिख देता हूं, t 1 से r at प्लस ct wt बाहर निकल जाएगा, प्लस ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सारी चीज साथ लिखी जाएगी। p की वैल्यू 1 से लेके n माइनस r, BPUP प्लस Q की वैल्यू 1 से लेके M माइनस R, DQVQ। आपने बहुत आराम से लिख दिया। तो ये सारे के सारे क्या है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स किसके आगे मैं लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज y इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, S के। S में क्या था, W वाला भी है, U वाला भी है, V वाला भी है। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो मैं लिख सकता हूँ Y बिलोंग्स टू LS। Y मैंने किस में से लिया था, U1 प्लस U2 में से, किसके अंदर चला गया, LS के अंदर चला गया। तो मैं लिख सकता हूँ U1 प्लस U2 इज अ सबसेट ऑफ LS। इसको नाम नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2 इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 LS किसके इक्वल आ गया, U1 प्लस U2 के। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप इतना राइट डाउन करो पहले, चलो आगे करते हैं। अब सेकेंडली आपने क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। सेकेंडली प्रूव करना है S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये कैसे प्रूव होएगा, जितने भी स्केलर है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो सिंस आप इसको लिखोगे कैसे, क्या लेके चलोगे, अल्फा 1 W1, अल्फा 2 W2, अल्फा R WR, ये सारे के सारे स्केलर्स मैं जीरो कर दूंगा। इसके बाद ये सारे के सारे स्केलर्स मैं जीरो करूंगा। इसके बाद क्या आएगा, बीटा, बीटा ये क्या थे, n माइनस आर u n माइनस आर प्लस n माइनस आर मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि r एलिमेंट्स में पहले ले चुका था। गामा 1 v1, गामा 2 v2 एंड अप टू सोन गामा m माइनस आर v m माइनस आर इक्वल टू 0। आपने ये सारे के सारे स्केलर्स को जीरो करना है, वेयर जो अल्फा आइज है, बीटा जेज है और गामा केज है, कुछ भी ले लो, आर स्केलर्स या फील्ड को बिलोंग करते हैं या स्केलर्स लिख दो ऐसे। तो मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा
बहुत बड़ी लाइन थी तो मैंने यहां लिख लिया। अब ये चीज इसके साथ भी है और ये चीज इसके साथ भी है, तो मैं सबसे पहले वाले के साथ इसके साथ ही कंबाइन कर लेता हूं। कोई नाम दे देता हूं, टेक एक्स नाम दे देता हूं, α1 W1 α2 W2। मैंने सिर्फ एक नाम दिया और कुछ भी नहीं दिया इसके अंदर, क्योंकि मुझे सारे के सारे कांस्टेंट को प्रूव करके दिखाना है, तो मैंने इसका नाम दे दिया बीटा n माइनस आर यू n माइनस आर, मैंने नाम दे दिया। ये सारे के सारे किसके एलिमेंट्स हैं? ये सारे के सारे बेसिस 2 के है, W1 से लेके U तक के बेसिस 2 के है। बहुत कामली करो तब समझ आएगी थ्योरम, एक ही फ्लो में आपको समझ आएगी। और B2 क्या है? सबसेट है U1 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ X बिलोंग कर गया U1 को। मैं इसको लिख सकता हूं ना सारे को, ये सारी चीज क्या है? B2 की है, B2 क्या है? U1 की बेसिस है, तो X किसको बिलोंग कर गया? U1 को। मैंने सिर्फ इतना लिया। आपके माइंड में विचार आ सकता है सर इसके साथ ये ले सकते थे, अगर W के साथ ये लोगे तो यहाँ पे B3 लिख दूंगा, वो U2 लिख दूंगा, एक ही बात है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये x लिया तो इसकी जगह x पुटिंग कर देता हूं, देयरफॉर ये सारी की जगह क्या आएगा? x प्लस γ1 v1 γ2 v2 अप टू सोन गामा m माइनस आर v m माइनस आर इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस γ1 v1 γ2 v2 अप टू सोन माइनस गामा m माइनस आर v m माइनस आर इक्वल टू 0। तो x ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? ये एलिमेंट U2 के हैं, बिकॉज आप लिख लो साइड पे V1 V2। आप सोचोगे सर बाकी एलिमेंट्स तो है ही नहीं इसके अंदर W वाले, लेकिन जितने दे रखे हैं वो सारे तो हमारे पास U2 के एलिमेंट्स है ना, और U2 क्या है? इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये सारे एलिमेंट्स तो U2 को बिलोंग करते हैं ना, जितने एलिमेंट्स बच गए वो सारे 0 के इक्वल नहीं था, तो ये सारे एलिमेंट्स U2 को बिलोंग करवा दिए। अगर U2 को बिलोंग करते हैं तो क्या हो गया? तो इसका मतलब क्या है? x U1 को भी कर रहा है, x U2 को भी कर रहा है। मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू U1 इंटरसेक्शन U2, क्योंकि सारी कहानी में U1 U2 की इंटरसेक्शन ही दे रखी है मेरे पास, तो इसका लिख सकता हूं x इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ U1 इंटरसेक्शन U2। U1 इंटरसेक्शन U2। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो मैं कोई नया कांस्टेंट मान लेता हूं। U1 इंटरसेक्शन U2 में W1 से लेके WR तक दे रखे थे, डेल्टा तो मैंने सिर्फ कांस्टेंट सपोज किया है, वेयर डेल्टा आइज क्या है? स्केलर्स। तो बस खत्म हो गया। ये मेन इक्वेशन को नंबर 3 मान लो और इस इक्वेशन को नंबर 4 मान लो, ताकि x की वैल्यू पुटिंग कर सके। पुट द वैल्यू ऑफ x। बस अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स इन इक्वेशन 4। बहुत आसान है, एक बार ये आप लिख के देख लोगे ना, क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा बस ये मैं समेशन में नहीं लिखा इसको, इन पार्ट्स को, इसलिए आपको लेंथी दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो है कुछ भी नहीं। γ1 v1 γ2 v2 अप टू सोन गामा m माइनस आर v m माइनस आर। एक बार ही लिख के देख लो, ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? दीज एलिमेंट्स आर इन B3 एंड B3 क्या है? W1 से WR, V1 से VM माइनस आर, B3 के है। B3 इज किसकी बेसिस है? बेसिस किसकी है? U2 की है। बेसिस में क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली स्पैन, विच इंप्लाइज हमें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए, विच इंप्लाइज B3 इज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, सबसेट ऑफ U2, सबसेट ऑफ U2। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जितने स्केलर्स दे रखे हैं सारे 0 होएंगे, देयरफॉर डेल्टा 1 0 डेल्टा 2 0, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन ये बोलती है। बस अब तो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। लेंथी जरूर है लेकिन टफ नहीं है। यहां लिख लो बिकॉज लीनियर इंडिपेंडेंट गिवन, तो ऑल स्केलर्स आर 0। जितने स्केलर्स हैं, अब डेल्टा को तो कोई काम ही नहीं है, वो तो हमने सेटिंग करके एडजस्ट किया था। γ1 से लेके गामा m माइनस आर 0 हो गए, पुट इन 3। बस अब तो वो भी हो गया, पुट इन 3। जब इसके अंदर पुट कर दोगे तो α1 W1 α2 W2 से लेके αr WR
β1 u1 β2 u2 और ये सारा का सारा बीटा n माइनस आर यू एन माइनस आर, ये तो कांस्टेंट थे 0 0 0, ये सारे 0 हो गए तो ये क्या हो गया 0। अब ये किसकी बेसिस है, दीज एलिमेंट्स, दीज सेम कहानी, दीज एलिमेंट्स आर इन B2 और क्या है B2 इज बेसिस किसकी है U1 की है। अगर ये बेसिस है लीनियर स्पैन होएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा, हमें तो सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ U1। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जितने भी स्केलर दे रखे हैं सारे के सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। प्रूव हो गया, बस खत्म हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फा 1 0, अल्फा 2 0, अल्फा आर 0, बीटा 1 0, सारे के सारे स्केलर्स, सारे के सारे स्केलर्स आपके पास 0 हो गए बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयरफॉर ऑल द स्केलर्स आर 0, किसके S के, विच इंप्लाइज S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, लीनियर स्पैन भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर S इज अ बेसिस, किसकी होगी बेसिस U1 प्लस U2, यही प्रूव करना था। अगर ये इसकी बेसिस है, नाउ डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि बेसिस डायमेंशन के लिए बेसिस प्रूव करना पड़ा, इसके अंदर बेसिस क्या होगी डायमेंशन में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, बहुत आराम से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे इसके अंदर, एक थे पहले R, फिर थे n माइनस आर, फिर थे m माइनस आर, एक R कट गया, n प्लस m माइनस आर। n को मैंने क्या लिख के आया हूं डायमेंशन ऑफ U1, इसको क्या लिख के आया हूं डायमेंशन ऑफ U2, इसको क्या लिख के आया हूं डायमेंशन ऑफ U1 इंटरसेक्शन U2। यही उसने प्रूव करने के लिए हमें कहा था, बड़े आराम से हो गया सारी कहानी, हैंस प्रूव। इसकी डायमेंशन मैंने R ली थी, इसकी B2 B3 ली, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव किया और लीनियरली स्पैन किया, आराम से हो गया। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। एक रिमार्क आ जाता है कई बारी स्टेटमेंट में बोल देते हैं U1 इंटरसेक्शन U2 अगर 0 आ जाए तो क्या होएगा, तो ये 0 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ U1 प्लस U2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U1 प्लस डायमेंशन ऑफ U2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट सम में बीच में राउंड अप आ जाता है, वो अपने आप समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने ये थ्योरम करवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के देखना, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया, लेंथी जरूर है पर बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो पार्ट नंबर 11 में ये थ्योरम सफिशिएंट है, 12 में हम इसके बेस पे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहो और डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वाला लास्ट टॉपिक पेंडिंग है वो करेंगे, तो मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर।